हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो यार, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज आज के पॉडकास्ट के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक टायर 3 कॉलेज से हैं और उन्होंने खुद के दम पे ऑफ कैंपस इंटरनेशनल रिमोट जॉब क्रैक की है, वो भी एक नहीं तीन तीन। आज इस पॉडकास्ट के अंदर वो अपनी बहुत सारी वैल्यूएबल टिप्स हमारे साथ शेयर करने वाले हैं और उन्होंने कैसे तीन तीन रिमोट जॉब क्रैक की, वो इस सारी टिप्स एंड सारा रोड मैप अपना आज इस पॉडकास्ट में शेयर करने वाले हैं। जैसे देखने के बाद आपको भी एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर रोड मैप मिल जाएगा एक रिमोट जॉब को क्रैक करने के लिए। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यार देखो, आज के टाइम में ना स्किल्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। बिकॉज आपके पास अगर अच्छे स्किल्स होंगे तो आप कैसी भी हाई पेइंग जॉब को ईजिली निकाल दोगे, ठीक है। इंटरव्यू को ईजिली पास कर लोगे, ठीक है। लेकिन स्किल्स आप कहीं से भी सीख सकते हो, ठीक है। आप कोई भी कोर्स ले लो या फिर आप फ्री में भी सीख सकते हो, ठीक है। लेकिन स्किल्स सीखने के बाद मेन चीज़ आती है अपॉर्चुनिटी मिलना। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे आपको एक सही अपॉर्चुनिटी मिल पाए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो फिर आप स्किल्स लेके बैठे ही रहोगे, राइट। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और वहीं पे आता है Emerge.ai, इंडिया फर्स्ट जॉब फोकस्ड अप स्किलिंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पे जॉब पे ही मेनली फोकस डाला गया है पूरा। आप अगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर के या फिर आप पीजी स्टूडेंट भी हो, देन ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो, देन ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि जॉब्स पोल का फीचर, जहाँ पे आप डायरेक्टली जॉब्स के लिए अप्लाई कर पाओगे और साथ में आपको उसका रियल टाइम स्टेटस भी देखने को मिलेगा कि आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, क्या स्टेटस है, ठीक है। तो ये काफ़ी सही चीज़ है ना। और गेस व्हाट, इनके ऑलरेडी 83 स्टूडेंट्स प्री प्लेस्ड हो चुके हैं। मतलब ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। मेरे को ये प्लेटफॉर्म बहुत ही ज़्यादा सही लगा। और यहाँ पे आप अगर रजिस्टर करते हो तो आपको फ्री मर्चेंडाइज भी मिल सकता है। तो मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, ठीक है। तो यार, इस प्लेटफॉर्म की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जल्दी से जाओ और जाके इस प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली चेकआउट करो, लेकिन ये पॉडकास्ट देखने के बाद। प्रिंस भाई, कैसे हो सबसे पहले आप? बढ़िया बढ़िया। आप बताइए सर, आप कैसे हैं? सबसे बस पहले मैं भी थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बस मैं भी बढ़िया। एंड थैंक्स टू यू, आपने ज्वाइन किया। बिकॉज आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, आपकी जो भी जर्नी है, आई होप आज जो भी स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे वो आज इस जर्नी से, इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीख करके जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें लेकर के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, जो जो चीज़ें मैंने फेस की है वो मैं डेफिनेटली शेयर करूंगा और करता ही हूँ। एंड इट्स मैंडेटरी ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द टियर 3 स्टूडेंट जो काफ़ी हसल करते हैं, बट एक प्लेटफॉर्म सेट नहीं हो पाता है, एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है आज के टेक मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी टैलेंट पीछे रह जाता है। सो यस, बिल्कुल करेंगे। राइट राइट राइट, परफेक्ट। ओके, सबसे पहले अपना छोटा सा एक इंट्रो दे दो। हाँ, इंट्रो तो लाइक एज यू नो माय नेम इज प्रिंस सिंह, सबको पता है। एंड रिसेंटली आई पास आउट फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी इंदौर। मैं इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ और अभी अभी मैंने बीटेक में पास आउट किया है। एंड रिसेंटली 6 मंथ की इंटर्न मैंने एज अ रिमोट यूएस में करा, देन उसके बाद मैं यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में करा, फिर उसके बाद अभी जस्ट मैं एज अ फुल टाइम रिमोट SD1 ज्वाइन किया प्रोपियर्स को। उसके बाद भी मैंने एक और रिमोट निकाली जो SD इंटर्न की थी, बट उसको मैंने ज्वाइन नहीं किया, रीजन मैं ऑलरेडी फुल टाइम कर रहा हूँ। बट यस, तो मैंने यही है, मतलब आफ्टर माई कंप्लीटिंग इंजीनियरिंग विदाउट एनी एक्सपीरियंस, बैक टू बैक 3 रिमोट निकाली है ऑन द बेसिस ऑफ ओनली माई स्किल्स। क्योंकि जनरली रिमोट्स के अंदर क्या होता है, एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट मैटर रहता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप देखोगे जनरली आज हम इतना फाइट कर रहे हैं, रिमोट का एक अलग नाम बन चुका है लाइक फ्लेक्स के लिए। तो जनरली फ्रेशर्स को प्रेफर नहीं करते, बट यस, इफ यू हैव अ गुड स्किल सेट तो डेफिनेटली हो जाता है। तो छोटा सा ये इंट्रोडक्शन है। अब तो हम पास आउट भी हो चुके हैं तो हम ज्यादा इंट्रोडक्शन को बड़ा नहीं कर सकते। सही है सही है। आपने इंट्रो काफ़ी शॉर्ट में दिया, मतलब काफ़ी इजी वे में बता दिया कि आपने ये भी क्रैक कर लिया, वो भी क्रैक कर लिया। बस इसके पीछे की जो जर्नी रही है आपकी, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत और काफ़ी सारे एफर्ट्स रहे हैं। तो वो आप एक बार शेयर कर दो कि आपने
कोडिंग में कैसे स्टार्ट किया, आपका कोडिंग का कैसे स्टार्ट हुआ था कोडिंग जर्नी, एंड कैसे कैसे आपने लाइक ये सारी चीज़ें सीखी करी और यहाँ तक आ जा पाए। बेसिकली जनरली वही जो होता है टियर 3 कॉलेज में 2 साल हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कोविड बैच था मेरा। आपको ही ओके। पता है 2022 टू हाँ। 2024 कोविड बैच। तो ऑलमोस्ट 1.5 साल तो हम घर से थे, तो कुछ पता भी नहीं। ऊपर से मैं एमपी बोर्ड पास आउट स्टूडेंट हूँ, तो हमारे यहाँ पे कुछ ज़्यादा कंप्यूटर साइंस को लेके होता नहीं है। आप एक तरीके से बोलो कि मैं तुक्के से इंजीनियरिंग में चला गया, जो तुक्का अपन लगाते हैं ना, तुक्का बैठ गया, हम्म। इंजीनियरिंग में चला गया। फिर 1.5 साल तो मैंने यही समझने में निकाल दिया कि क्या करते हैं, क्या होता है इंजीनियरिंग में। बस वही असाइनमेंट, ऑनलाइन जूम पे क्लासेस अटेंड करना, ये सब चीज़ें चली। फिर जब उसके बाद मैं आई गेस 4th सेम में कॉलेज गया, तो 4-5 महीने तो चीज़ों को समझने में ही निकल गया कि कैसे क्या होता है। फिर रियल में जो बोलते हैं ना, रियल हसल, रियल कोडिंग, वो मैंने एट द एंड ऑफ 5th सेम स्टार्ट करी। कि कोडिंग मैं पहले भी करता था, ऐसी बात नहीं है, बट वही नॉर्मल चीज़ें। आप कोडिंग के टर्म्स में बोलो तो नॉर्मल प्रोग्राम्स बनाना, लूप्स वगैरह, मैं इनको ही कोडिंग समझता था। बट जो एक्चुअल पता चला कि नहीं, डीएसए नाम की चीज होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नाम की चीज होती है, प्रोजेक्ट्स होते हैं कुछ, ये मैंने एट द एंड ऑफ 5th सेम पता चला मुझे। और फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर 5th सेम से लेके और अभी तक चीजें चल रही है। सो जैसे जो आपने रिमोट जॉब क्रैक की, सो इसके बारे में आपको कैसे पता चला कि रिमोट जॉब्स भी कुछ होती हैं और मतलब इस तरीके से इसका रोड मैप होता है वो चीज़ें। देखो, एक्चुअली मतलब रिमोट जॉब का तो ऐसा है कि पता मुझे जनरली ट्विटर से चला, क्योंकि मैंने अपनी पूरी जर्नी में एक चीज बहुत अच्छी करी, वो है विजिबिलिटी, लर्निंग इन पब्लिक। एक्चुअली आजकल ये भी बहुत चल रहा है, लर्निंग इन पब्लिक। लर्निंग इन पब्लिक कुछ नहीं होता, जस्ट विजिबिलिटी। आपके काम से लोग आपको जानते हैं, बस ये इसी लर्निंग इन पब्लिक बोलते हैं। इसको लोग ट्विस्ट करके यूज करते हैं, बट सिंपल सा लर्निंग इन पब्लिक का मतलब है विजिबिलिटी। तो काफी लोगों से कनेक्ट हुए, फिर वहां पे देखा नया टर्म रिमोट जॉब, कुछ लोगों से मिला, कनेक्ट हुआ जो एक्चुअल रिमोट जॉब कर रहे हैं, फिर उनसे पूछा क्या होता है, उन्होंने बताया कि इसको रिमोट जॉब बोलते हैं। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना, अगर हम अप्लाई कर ही रहे हैं तो इधर भी ट्राई करते हैं। तो अप्लाई करना शुरू किया, फिर रिजेक्शन पे रिजेक्शन आए। फिर उसके बाद पता चला कि क्या क्या वीक पॉइंट हमें इम्प्रूव करने चाहिए, तो उसको इम्प्रूव किया रेज्यूमे में। उसके साथ साथ प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव किया, प्रोफाइल को इम्प्रूव किया। देन उसके साथ फाउंडर्स को, को फाउंडर्स को, कंपनीज के एम्प्लॉयज को डायरेक्ट कंपनी को मेल करना स्टार्ट किया। देन उसके बाद मैं काफी मैंने 450 कंपनीज में अप्लाई किया। देन उसके बाद जाकर मुझे पहली अपॉर्चुनिटी जनवरी में मिली थी। तो लोगों के थ्रू ही पता चला। दैट्स व्हाई मैं हमेशा बोलता हूँ कि विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके काम की, क्योंकि अभी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, रस बहुत ज्यादा है टेक के अंदर। कोविड के बाद बहुत ज्यादा रस है, 3-3, 4-4 बैच, अलग अलग बैच हमारे पास बैठे हैं। तो उसमें अगर आप कुछ कर रहे हो तो ये मेक श्योर करो कि इट्स मैंडेटरी कि आपके काम को लोग जाने, तभी आपको मौका मिल सकता है। वरना भीड़ इतनी है कि टैलेंट का ऑप्शन बहुत है इंडस्ट्री के पास, वो आपके पास कभी चल के नहीं आएगी कि यार तुम आओगे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत है। तो मुझे जनरली लोगों से ही पता चला, जैसे लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, इसके थ्रू ही मुझे रिमोट्स के बारे में पता चला। और इसीलिए विजिबिलिटी और एक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेटफॉर्म्स के अंदर। राइट राइट राइट। सो लाइक अभी अभी आपने बोला कि आपने लगभग 450 कंपनीज में पहले किया है ट्राई, तब जाकर के आपको एग्जैक्टली पहली अगली कंपनी थी जिसमें आपका हुआ क्रैक। सो लाइक आपने एग्जैक्टली ऑफ कैंपस ही किया सारा कुछ, लाइक ऑन, लाइक जैसा बोल रहे हो आपने अभी अभी कॉलेज पास आउट किया है, तो ऑन कैंपस का क्या सीन था? ऑन कैंपस का मेरा थोड़ा अलग है, ये मैं पिछले पॉडकास्ट में भी बता चुका हूँ। ऑन कैंपस में ऐसा हुआ था ना कि जनरली क्या था, ऑन कैंपस में मैंने कंपनी निकाली थी, ऐसी बात नहीं है, ऑन कैंपस में मैं कंपनी निकाल चुका था। पर प्रॉब्लम ये थी ना, उनका एग्रीमेंट होता है ना कि आप 2 साल का बॉन्ड ले लो, 1 साल का बॉन्ड ले लो। तो मैंने काफी लोगों से डिस्कस किया, तो उन लोगों ने मुझे यही बोला कि देखो, बॉन्ड पे काम करना अच्छी चीज नहीं है। बॉन्ड पे काम करोगे तो मतलब 2 साल अगर मान लो आपने किसी एक्स कंपनी से बॉन्ड साइन किया, तो आप कितनी अपॉर्चुनिटी मिस करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और दूसरी बात कि उनका पे रेंज भी अच्छा नहीं था, और ऊपर से लर्निंग भी उतनी खास नहीं। तो एक वो मेरे पास कोई मतलब प्रॉपर एक रीजन नहीं था कि मैं क्यों करूं, तो उसकी वजह से मैंने मना कर दिया नहीं करना। उसी के बीच मेरे फादर की तबीयत खराब हो गई, तो वो भी एक रीजन था कि अगर कर भी लेता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे जाना पड़ेगा जहाँ की भी वो कंपनी है, जहाँ का उसका लोकेशन है, तो वो मैं कर नहीं सकता था। तो इसकी वजह से मैंने टीएनपी में बात करी,
तो टीएनपी वालों ने मेरी बात तो नहीं समझी, क्योंकि हर कॉलेज का एक रूल होता है, अगर आप एक बेंचमार्क का एक कॉलेज निकालते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने एक्स अमाउंट की कंपनी क्रैक करी है, तो x+1 या फिर x×2 की कंपनी जब तक नहीं हाँ। आती तब तक आप नहीं बैठ सकते। 3 लाख की कंपनी है तो 5 लाख तक आप नहीं बैठ सकते, 5 लाख करेक्ट, में ही करेक्ट। बैठो। हुँ, ये हर कॉलेज का रूल होता है, तो सेम वही चीज़ हुआ। मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास वैलिड रीज़न थे, बट वो वैलिड रीज़न कैंपस नहीं समझता ना, उनका तो अपना प्रोसेस है, जो हर हुँ, कॉलेज का होता है। तो इसलिए मुझे उन्होंने कैंपस ड्राइव से ही बैन कर दिया, तो मेरे पास कॉले ऑप्शन ही नहीं था, मतलब ऑन कैंपस का तो ऑप्शन ही नहीं था। और टियर 3 के अंदर कहाँ, अगर आपने मान लो कि 3 लाख की कंपनी अगर टियर 3 में निकाली है, तो 5 लाख, 6 लाख की कंपनी टियर 3, टियर 4 कैटेगरीज़ के कॉलेज में आना है, बहुत बड़ी बात है, बहुत रेयर चांस राइट, होता है, वो भी आफ्टर कोविड अभी। करेक्ट। तो अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ऑन कैंपस का, तो इसीलिए फिर हम कंप्लीटली स्विच हो गए ऑफ कैंपस पे। क्योंकि एक ऑप्शन था, तो वो कॉलेज वालों ने ना, मतलब काइंड ऑफ सपोर्ट भी नहीं मिला और उन्होंने हुँ, समझा भी नहीं, तो इसकी वजह से वहाँ से अपना जो एक कॉलेज वाला सीन था वो कंप्लीटली फ खत्म हो गया। देन हम कंप्लीटली स्विच हो गए ऑफ कैंपस पे। अभी तक मैंने जितनी भी कंपनीज़ निकाली है, जो भी कर रहा हूँ, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऑफ कैंपस। ऑन कैंपस इसका कुछ भी लेना-देना नहीं। ओके, गॉट इट। अगर हम कॉलेज की बात करें, कॉलेज टाइम की, तो आपने टीएसए को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दिया या फिर डेवलपमेंट को ज़्यादा दिया प्रेफ़रेंस, और मतलब किस तरीके से आपने वो चीज़ें सीखी? अ, देखो, डीएसए एक्चुअली डेवलपमेंट तो मुझे आज भी उतना अच्छे से नहीं आता, मैं आज भी सीख रहा हूँ। मैंने डीएसए ही ज़्यादा किया, क्योंकि हुँ, हुँ, वो होता है ना, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि टियर 3 को एक प्रॉपर पाथ की बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि टियर 1 कॉलेजेस, टॉप कॉलेजेस के अंदर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम, एक आपको अच्छा गाइडेंस मिलता है। टियर 3 में ऐसा नहीं मिलता। अब सेम मैं भी उसी चीज़ से आया। मैंने भी देखा सब डीएसए कर रहे, डीएसए ज़रूरी, डीएसए कर रहे, तो मैंने ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम डीएसए किया। तो फिर जब एट द एंड ऑफ जब मैंने फर्स्ट इंटर्न जॉइन करी जनवरी के अंदर, तब मुझे पता चला कि डीएसए तो ठीक है, पर डेव भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एट द एंड ऑफ द डे आपको करना डेवलपमेंट ही है। या तो आप ऐप हुँ, करोगे या तो आप वेब करोगे, दोनों में से कोई एक चीज करोगे। करेक्ट। डीएसए तो जस्ट फॉर योर प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि आप किस तरीके से चीजों को ऑप्टिमली लिख रहे हो, बैकएंड कितना ऑप्टिमाइज कर रहे हो, एपीआईज की एफिशिएंसी कितनी इंप्रूव कर रहे हो, वहां पे काम आती है आपकी डीएसएल एल्गो की स्किल्स। पर एट द एंड आपको करना डेवलपमेंट ही होता है। तो अगेन मैं मिसगाइड हुआ टियर 3 के अंदर, कि मैंने बहुत पहले डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं करी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मेरे टीम के अंदर कुछ इंटर्न्स काम कर रहे हैं, जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के हैं, बट उनका डेव स्किल्स इतना नेक्स्ट लेवल है कि वो एंड टू एंड फ्रॉम लाइक फिग्मा टू प्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं और कर भी रहे हैं। उनसे कुछ भी सर्वर साइड से लेके फ्रंट एंड बैक एंड डिप्लॉयमेंट कुछ भी पूछो, सब आता है उनको। रीजन, उन्होंने काफी पहले डेवलपमेंट स्टार्ट करी। और एक और चीज मैंने देखी है कि जो स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग करते हैं ना, उनकी डेव स्किल्स बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज्यादा। हुँ, तो वो मैंने मिस किया, क्योंकि मैंने भी किसी पर्सन से पूछा था कि क्या करना चाहिए, तो उसने सेम बोला डीएसए करो, तो मैंने डीएसए करा। डीएसए में भी उसने सिंपल सी चीजें बताई कि लूप वगैरह कर लो, हो जाता है, वहां भी मिस गाइड हुआ। फिर बाकी चीजें पता चली कि एक्चुअली डीएसए इसको बोलते नहीं है। दूसरी बार डेवलपमेंट करने का सोचा, तो डेवलपमेंट भी मिस गाइड हुआ मैं। तो फिर एट द एंड जनवरी में आके पता चला कि यार डेवलपमेंट करना इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जा रहे हो तो करना आपको डेवलपमेंट ही पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है ना, रिमोट के अंदर एक और चीज मैंने देखी है कि वो ऐसा बंदा या फिर ऐसा एम्प्लॉय नहीं ढूंढते हैं जिनको उनको सिखाना पड़े, कि आपको 2 महीने 3 महीने की ट्रेनिंग दें। एक्चुअली कैंपस ड्राइव्स के अंदर क्या होता है, या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर क्या होता है, कि आप हायर होते हो, फिर 2 महीना 3 महीना या फिर 6 मंथ की आपका ट्रेनिंग होता है। उसमें आपको सिखाते हैं, फिर टेक स्टैक पे काम कराते हैं। रिमोट में ऐसा नहीं है, दैट्स व्हाई रिमोट टफ है। उनको ऐसा बंदा चाहिए कि जो डे 1 से आके रियल कोड बेस पे काम करे। बस फॉर्मेलिटी होती है कि अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा करना होता है, ये ऐसे जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन रियल कोड बेस। उनको सिखाने का इतना टाइम ही नहीं है। तो वो मेरे लिए बहुत काफ़ी चैलेंजेस रहा। फिर मैंने वहाँ चीज़ें स्टार्ट करी डेवलपमेंट सीखना। तो अभी मैं डेवलपमेंट को सही सीरियसली ले रहा हूँ और उसको कर रहा हूँ। बाकी मैंने एंटायर मेरी प्रिपरेशन में या फिर बीटेक के अंदर मैंने ज़्यादा डीएसए वगैरह ही किया है। डेवलपमेंट अभी जस्ट 6-7 मंथ पहले स्टार्ट किया। ओके, ओके। सो रिमोट जॉब के लिए आपके अकॉर्डिंग किसका ज़्यादा रोल है, टीएसए का या फिर डेवलपमेंट का? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर ना डिपेंड करता है, बट यस, डेवलपमेंट डीएसए दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या होता है ना, अब ओके। जैसे कुछ कंपनी होती हैं जो डायरेक्ट डेव बेस हायर करती हैं आपका डेवलपमेंट स्किल्स पे। कुछ कंपनीज होती हैं जो डीएसए, जैसे मेरी पहली जो मैंने फर्स्ट इंटर्न निकाली थी, उसमें मेरे से डीएसए भी पूछा था, डेवलपमेंट भी पूछा था और थोड़ा सा डेवऑप्स भी पूछा था, थोड़ा सा एलएलडी को भी टच किया था। मुझे उतना नहीं आता था, लेकिन जो भी आता था मैंने बताया। नेटवर्किंग को टच किया था। तो
डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन डीएसए एक हमेशा सेफ जोन होता है। जनरली अगर आपको डीएसए आता है तो ऑलवेज लाइक एक ग्रीन फ्लैग होता है आपके लिए, एडवांटेज होता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई भी कंपनी में 10 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, 8 को डेव आता है, 2 को डीएसए प्लस डेव आता है, तो वो दोनों का हमेशा जो बार होगा वो ऊपर होगा, क्योंकि डीएसए इज लाइक अ बैरियर। वो आपका इनिशियल बैरियर है। आप अगर इंडस्ट्री में हो तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते विदाउट डीएसए। ठीक है, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल 5 साल कर लिए, फिर अगर आप स्विच कर रहे हो, तो अगर आपका रोल लाइक अच्छा खासा है, लाइक एक अच्छा एक्सपीरियंस बिल्ड हो गया, लाइक SD3 तक आजकल इंटरव्यूज हो रहे हैं डीएसए के, आप खुद देख रहे हो, हम्म, आर्टिकल्स पढ़ो, SD3 लेवल तक के भी 1 से 2 तो मिनिमम इंटरव्यूज डीएसए राउंड्स हो ही रहे हैं। तो SD3 तक जाने के लिए बंदे को मिनिमम 3 साल का टाइम लगता है। यानी कि आफ्टर योर इंजीनियरिंग अगर आप मतलब आप एक मार्जिन भी सेट करो तो आपको 3 साल डीएसए तो करना ही है, क्योंकि SD3 पर भी आपका इंटरव्यू डीएसए होगा ही होगा। SD3 राइट। के बाद डीएसए वगैरह नहीं होता है, सिस्टम डिजाइन वगैरह पे हम मूव कर जाते हैं, बट SD3 तक तो डीएसए होना ही होना है। तो इसीलिए अगर आप रिमोट में हो, चाहे सर्विस बेस में हो, चाहे स्टार्टअप में हो, चाहे एमएनसी में हो, कहीं पर भी हो, डीएसए इज मैंडेटरी, क्योंकि आप सरवाइव नहीं कर सकते। अगर आप कहीं से जॉब छोड़ रहे हो या स्विच कर रहे हो या फिर रिसेशन में आप ले ऑफ कर रहे हो, तो दूसरी कंपनी में पहला जो स्टेप होगा आपका SD3 तक, SD से लेके SD3 तक, इसमें पहला दूसरा तीसरा राउंड आपका डीएसए ही होगा। तो ओके। मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि नेवर फोकस कि सिर्फ डेवलपमेंट कर लो, और ये है भी नहीं वक्त, अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मैं काफी ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो डेव और डीएसए दोनों में नेक्स्ट लेवल है, तो कंपनी हमेशा ऐसे लोगों को प्रेफर करेगी ना। अब करेक्ट। अगर कोई भी कंपनी एक एक बंदे को अगर एक्स अमाउंट पे कर रही है सिर्फ एक पर्टिकुलर टेक स्टैक के लिए, और उसको कोई दूसरा दिख गया जिसको सब आ रहा है, डेवलपमेंट भी आ रहा है, डीएसए भी आ रहा है, तो उसका प्रेफरेंस तो हमेशा वही होगा ना, क्योंकि वो सेम अमाउंट में ज्यादा स्किल्स दे रहा है, ज्यादा ज्यादा आउटपुट दे रहा है। इसीलिए डीएसए हमेशा एक सेफ जोन होता है। तो यस, डेवलपमेंट डीएसए बोथ मैंडेटरी है आज के डेट में, आज के जोनरा के अंदर जो टेक स्टैक का जैसा चेंजेस हुए हैं, मार्केट जो सेचुरेट हुआ है, उसके हिसाब से दोनों इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री में, चाहे रिमोट, चाहे स्टार्टअप, चाहे आपका प्रोडक्ट बेस हो गया या फिर सर्विस बेस हो गया। अगर आप सेफ रहना चाहते हो, सेफ जोन में खेलना चाहते हो, तो बोथ इंपॉर्टेंट है। ओके। सो डीएसए करना मैंडेटरी है सबके लिए, चाहे वो रिमोट जो वो नॉर्मल हो, कुछ भी हो। बट एग्जैक्टली, यहाँ हाँ। अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको अपने आप को स्टेबल और सेफ रखना है, तो जरूरी है। डेव पे भी हो रहा है, नो डाउट, डेव पे भी लोग कर रहे हैं, बट हम्म, हमेशा एक वो रहता है कि लाइक अगर हम हुए तो डीएसए प्रिपेयर करना पड़ेगा। और ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जो डेव बेस पे काम कर रहे थे 2 साल 3 साल, उनका ले ऑफ हुआ या फिर उन्होंने छोड़ा, पर अभी वो डीएसए पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पता है इंटरव्यूज के अंदर या तो हम्म, ओए हुआ या फिर फर्स्ट सेकेंड राउंड डीएसए पूछा जाएगा। तो बाद में रियलाइज होने से अच्छा है कि अभी स्टार्ट कर दो, ताकि अगर ऐसा वर्स्ट सिनेरियो आता है तो हम प्रिपेयर रहें। करेक्ट करेक्ट। ओके। सो अब हमें डीएसए तो सीखना है ही, लेकिन डीएसए सीखने में स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा इश्यू आता है। देखो, कॉन्सेप्ट थोड़ी वो सीख लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की बात आती है तो अप्रोच क्या लगानी है, किस तरीके से प्रॉब्लम को देखना है, सॉल्व करना है, वो आई थिंक स्टूडेंट्स को एक सबसे बड़ा इश्यू आता है। तो उसके ऊपर आपका हम्म आपका क्या टेक है? एंड आपने जब 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 आपने डीएसए किया था तो आपने उस चीज़ को कैसे सॉल्व किया था, आपने कैसे अप्रोच किया था, और स्टूडेंट्स को भी क्या करना चाहिए? देखो ना, डीएसए जो है ना, लाइक वो एक लॉन्ग मैराथन है। मतलब पढ़ना एक अलग बात है, मैं पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी, कि डीएसए पढ़ने और डीएसए करने में बहुत फर्क होता है, दोनों बहुत अलग अलग चीजें। डीएसए पढ़ने के लिए आपको दो दो महीना इनफ है। 2 महीना में अगर आपने जीरो टू ग्राफ भी कवर कर लिया, इट इज लाइक रेडी टू गो। आप किसी भी अच्छी कंपनी अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो आप एटलीस्ट टैकल कर सकते हो, क्योंकि आपने जीरो टू ग्राफ कवर कर लिया, क्योंकि मैक्सिमम कंपनीज इसी के पास होती है। हम्म, अगर आप थोड़ा एडवांस जाओगे, सेगमेंट ट्रीज वगैरह ट्राइज, ये हर कंपनी नहीं पूछती है, पर जीरो टू ग्राफ कर लिया मतलब 95% कंपनीज के इंटरव्यू आप कवर कर सकते हो। ओके। अब बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। डीएसए पढ़ना एक अलग चीज है, 2 महीने में आप पढ़ लोगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग सिर्फ इंप्रूव होती है प्रैक्टिस से। डीएसए इज ऑल अबाउट लाइक अ मैथमेटिक्स। जैसे हम 12th में थे, हमें एक चैप्टर हुआ करता था, चैप्टर में हमारे पास में 3-4 एक्सरसाइज है, 30-40 प्रॉब्लम है। तो 30-40 प्रॉब्लम तो हम 2 महीने 3 महीने भी खत्म कर सकते हैं ना, पर हम पूरे साल क्यों मैथ की प्रैक्टिस करते हैं? जबकि वो एक्सरसाइज, वो चैप्टर 2 महीने में खत्म हो सकता है, पर फिर भी हम पूरे साल प्रैक्टिस करते हैं। रीजन कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे, ज्यादा से ज्यादा आपको अप्रोच पता चलेगी, ज्यादा से ज्यादा आपको मिस्टेक्स अपनी पता चलेगी। और डीएसए के अंदर बच्चे सबसे ज्यादा क्विट तब करते हैं जब उनकी अप्रोच गलत होती है। देखो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में टाइम लगता है, इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ब्रेन टू ब्रेन।
कुछ लोग होंगे जिनको 3-4 महीने में बिल्ड हो जाता है, कुछ लोग होते हैं जिनको साल भर लगते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको 15 महीना 2 साल लगता है। इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स, ये हर हर स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आपकी कंसिस्टेंसी है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट को ट्राई करना है। 30-40 मिनट प्रॉब्लम्स को दो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, ना होए देन उसका एडिटोरियल देखो। एडिटोरियल इट नॉट मीन सॉल्यूशन, एडिटोरियल काइंड ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कोई समझा दे कि क्या प्रॉब्लम कहना चाह रहा है। उसके बाद फिर ट्राई करो, फिर ना हो तो सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन देखने के बाद उसको ड्राई रन करो, अपनी मिस्टेक, आपने क्या मिस्टेक की और आप क्या नहीं पकड़ पाए, प्रॉब्लम्स का कोर क्या था जो आप नहीं पकड़ पाए, उसको देखो, उसको इम्प्रूव करो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो मिस्टेक आज आपने करी है उसको, अब आप, हमारा कल टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, वो तो हो जाएगा। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि जो मिस्टेक हमने आज करी है वो हमें कल नहीं करनी है। तो रोज एक एक 2-2 मिस्टेक आपकी इंप्रूव होती जाएगी, और एट द एंड ऑफ द डे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद आप देखोगे कि एक्चुअली इंप्रूवमेंट आ रहा है। ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये लेंदी प्रोसेस है। जिस जो 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 आज अच्छा कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, उसने भी सेम प्रोसेस फॉलो करी है, बट उसके पास 2 चीजें हैं। पहला, पेशेंस लेवल उसका बहुत एडवांस है, बहुत ऊपर है। दूसरा, उसकी कंसिस्टेंसी। और हम इसी को ड्रॉप कर देते हैं। जनरली होता क्या है कि हम किसी से भी डीएसए सीखते हैं, वो जो प्रॉब्लम बता रहा है हम करते हैं, हमको अच्छा लगता है, हमसे सॉल्व होता है, हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब हम खुद से प्रॉब्लम उठाते हैं और नहीं बनता है, तो हमारा मोटिवेशन, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस सब गिर जाता है। एंड यही वो मोमेंट है जहाँ पे आपको अपनी कंसिस्टेंसी, अपना कॉन्फिडेंस, अपना लाइक सेल्फ मोटिवेशन और आपका जो पेशेंस लेवल है उसको हाई रख के अपने आप को पुश करना होता है। और एट द एंड ऑफ द सम अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद आपको रिजल्ट दिखेगा। डीएसए पढ़ने में हमें टाइम कम लगता है, डीएसए करने में ज्यादा लगता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग इट्स लॉन्ग टूर्नामेंट, ये एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसमें आपका पेशेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज प्रॉब्लम पे एफर्ट्स मारो, रोज फाइट करो, रोज सीखो, रोज अपने नोट्स बनाओ, जो आपके मिस्टेक है रोज अपने नोट्स को गो थ्रू करो। ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, और इसी प्रोसेस को हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारी आदत पड़ी है, हमें स्पून फीडिंग की आदत पड़ी है कि मतलब सब पका पकाया मिल जाए, और यहीं पे 99% स्टूडेंट ड्रॉप कर जाते हैं। बस इस चीज को जो टेक आउट कर लेता है वो सीख जाता है। राइट। यही है कोर प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व। सेम मैथमेटिक्स जैसा है, 12th की मैथमेटिक्स जिसने अच्छे से करी है वो, उसको पता है प्रोसेस कैसे होता है। बट ये यहाँ पे आपको पेशेंस लेवल आपका हाई रखना पड़ता है, और यहीं पे हम ड्रॉप करते हैं। राइट। तो ये एंड साथ तरीका में है। कंसिस्टेंसी भी काफी ज्यादा मैटर करती है। बहुत ज्यादा। डीएसए का कोर आपका कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी इज नॉट मींस लाइक मेंटेनिंग द स्ट्रीक की एक अलग चल रहा है आज के डेट में मार्केट में, वो तो अच्छी चीज है, अगर आपके पास टाइम है कर रहे हो तो इट इज गुड। बट कंसिस्टेंसी का मतलब आपका ड्रॉप नहीं आना चाहिए, मतलब आप आज एक प्रॉब्लम कर रहे हो फिर इसके बाद में 10 दिन का गैप आ रहा है, ऐसा नहीं। एक एक प्रॉब्लम ही करो बट रोज करो, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंसी आपके लिए बहुत अच्छा एक बैरियर सेट करती है, लाइक लिंक क्रिएट होता है कि अच्छा आपने ये किया, लिंक बनते जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप प्रॉब्लम्स को रिलेट कर पाते हो कि अच्छा मैंने ये ऐसा किया था, अच्छा मे भी ऐसा हो सकता है। अगर गैप आएगा तो आप भूल जाओगे। डीएसए में इसीलिए बोला जाता है कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, एब्सोल्युटली। तो जैसे कि हम अभी रिमोट जॉब्स की बात कर रहे हैं, एंड अभी आपने बताया कि रिमोट जॉब के लिए डीएसए और डेवलपमेंट दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसके अलावा भी क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स या फिर कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रिमोट जॉब्स में एक अच्छा रोल प्ले करते हैं, लाइक वो हमको पता होने चाहिए? देखिए अभी का मार्केट ऐसा है ना कि आप जितना पढ़ो उतना करो। देखिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक इनिशियल बैरियर्स क्या है, मतलब हमें, मतलब लाइक एक होता है ना कि नीड, जो बेसिक्स है, बेसिक्स में आपको डीएसए आना चाहिए, आपको डेवलपमेंट आना चाहिए, आपको लाइक प्रोडक्शन लेवल कोड क्वालिटी, आपको प्रोडक्शन पे कैसे काम होता है ये सब के बारे में पता होना चाहिए, कैसे चीजें डिप्लॉय होती है, डिप्लॉयमेंट के बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत डेवऑप्स वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक एडब्ल्यूएस या फिर एज्योर सर्विसेज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, खास करके अगर स्पेसिफिक आपका टारगेट रिमोट है तो आपको एंड टू एंड काम आना चाहिए। इसमें तो लाइक हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी होती है, सबसे पहली बात स्टार्टअप्स जो होते हैं रिमोट के वो छोटे होते हैं, उनके पास टीम लिमिटेड होती है, वो इसीलिए ऐसे लोग ढूंढते हैं जिन्होंने सिखाना पड़े। लोगों के माइंड में एक चीज होती है कि रिमोट जॉब करेंगे, फ्लेक्स लगेगा, इंडिया में आजकल जो चल रहा है पैसा अच्छा मिलता है रिमोट के अंदर, तो वो तो बात है, लेकिन वो पीछे का डार्क साइड नहीं बताते। रिमोट के अंदर बहुत से एडवांटेज हैं तो डिसएडवांटेज भी हैं, इस पे अपन अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे।
तो रिमोट के अंदर क्या होता है ना कि आपको मतलब डीएसए डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट, आपको एंड टू एंड चीजें, फ्रंट एंड बैक एंड सर्वर साइड भी नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा अज्यूम करके चलते हैं मतलब ठीक है इसको टास्क दे कर देगा, हमें हमें बताने की ज्यादा नीड नहीं है। क्योंकि दूसरी कंपनीज में क्या होता है, आपके पास टीम होती है, आपके पास हर टीम होती है, फ्रंट एंड टीम अलग होगी, बैक एंड अलग होगी, डिप्लॉयमेंट अलग होगी, पीआर रिव्यू करने के लिए टीम अलग होगी, प्रोडक्शन के लिए अलग टीम होगी, पर ऐसा रिमोट में नहीं होता है, एंड टू एंड सिंगल बंदा देखता है। तो यहाँ पर आप जितना सीखो उतना कम है। बट यस, अगर मैं एक बोलूँ कि बेसिक्स, तो डेवलपमेंट डीएसए कर लो। कोर सब्जेक्ट के अंदर आपको सबसे ज्यादा पता होना चाहिए नेटवर्किंग के बारे में, कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में आपको बताना चाहिए, प्रोटोकॉल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। एंड उसके साथ में थोड़ा बहुत डेवऑप्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि आजकल मैंने दिए इंटरव्यूज तो देखा है, कंपनियां थोड़ा बहुत बेसिक को थोड़ा सा टच करती हैं, डॉकर वगैरह, जेंकिंस वगैरह को थोड़ा टच करते हैं, बेसिक्स इतना तब वो आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि बेसिक बताओ कि क्या होता है, बहुत ज्यादा डीप नहीं। अब ये तो हो गए आपके बेसिक नीड। अब इसके ऊपर जितना आप कर सकते हो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा सीखोगे चांसेस और विजिबिलिटी उतना ज्यादा होगी। करेक्ट। अब कोई भी अगर इंटरव्यू दे रहा है, अगर उसको बेसिक सारी चीजें पता है और उसने अच्छी खासी मेहनत करी है, लेकिन एक सडनली बंदा आता है जिसको पूरा इन डेप्थ पता है, ऑब्वियस सी बात है कंपनी विद इन स्विच कर लेगी अपना मोड की नहीं यार ये ज्यादा फिट है हमारे रोल के लिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो वही है आपका, थोड़ा बहुत आपका कोर सब्जेक्ट में भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेवलपमेंट डीएसए, उसके साथ में थोड़ा सा डेवऑप्स एक्सप्लोर कर सकते हो, डिप्लॉयमेंट के बारे में पता कर सकते हो, आप थोड़ा सा आप पता होना चाहिए, AWS या फिर एज्योर के अंदर किसी एक के बारे में थोड़ा सा पता कर लो, थोड़ा सा यूज करना आपको आना चाहिए। दैट्स इट। अगर इतना आपको आता है तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो 99% चांस है कि आपका हो जाएगा। लेकिन यस, अगर आप ज्यादा से ज्यादा अपना ऐसा होता है ना मतलब हमारा ही बेंचमार्क है वो अगर सेट करना है, तो फिर उसके लिए आप जितना सीख उतना कम, क्योंकि कंपनी को यही चाहिए कि एकदम बेस्ट क्वालिटी में काम मिले। पर इनिशियल नीड जो है हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द रिमोट यही है। ओके, बाकी डिपेंड्स ऑन योर लर्निंग। राइट। सो जैसा कि अभी आपने बोला कि अभी मार्केट में ये बना हुआ है कि रिमोट जॉब्स में मतलब काफ़ी हाई पैकेज मिलता है और काफ़ी सही चीज़ें होती हैं। तो मार्केट की आज के टाइम में रियलिटी क्या है, और अगर एज अ फ्रेशर में अगर एक रिमोट जॉब को करता हूँ क्रैक, तो मेरा एक एवरेज पैकेज लगभग कितना होगा? नहीं, ये तो देखिए डिपेंड करता है पैकेज। अगर दो चीजें, अगर आप रिमोटली इंडिया में काम कर रहे हो तो डिपेंड करता है। बट यस, अगर आप यूएस बेस या फिर काइंड ऑफ अगर जैसे आप ऑस्ट्रेलिया साइड चले जाओ या फिर नॉर्थ अमेरिका साइड चले जाओ, अगर इस तरीके के स्टार्टअप हैं, या फिर अमेरिका लाइक बेस कोर अमेरिकन स्टार्टअप्स की बात करो, या फिर जैसे कि अपने जर्मन साइड की जितने स्टार्टअप्स होते हैं उसके बेस स्टार्टअप की बात करूं, तो यस, पे तो वो हाई करते हैं नो डाउट। जितने भी आपका यूरोज जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर स्टार्टअप हैं वो तो नेक्स्ट लेवल पे करते हैं, और यूरोप बेस्ड स्टार्टअप जल्दी मिलते भी नहीं है, क्योंकि वो जैसे यूएस बेस्ड स्टार्टअप तो थोड़ा फ्रेशर्स को प्रेफरेंस भी देते हैं, अगर स्किल्स है तो हो जाता है, लेकिन यूरोप बेस्ड स्टार्टअप बिल्कुल नहीं देते हैं। क्योंकि मैंने खुद ने ट्राई किया, मेरे काफी दोस्त हैं जो यूरोप बेस्ड स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, पर उनको 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस। और नो डाउट फॉरेन स्टार्टअप्स अच्छा पे करते हैं, अगर आप ऑन एन एवरेज लेके चलो बेसिक तो आप 1,20,000 से ऊपर का एक्सपेक्टेशन इजिली मिलता है। अगर आप यूएस बेस्ड स्टार्टअप में भी काम कर रहे हो तो 1-1.5 लाख रुपए आपके इजिली आते हैं आफ्टर आपके टैक्सेस वगैरह कट के आपके पास इजिली आ जाते हैं। लेकिन यस, इंडिया में कर रहे हो तो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स कि स्टार्टअप किस फेस में है, ग्रोइंग फेस में है कि नहीं है, उसकी फंडिंग कैसी है, या फिर कितना उसका प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है, टीम कितनी बड़ी है, वो स्टार्टअप कितना बड़ा है, डिपेंड करता है। अगर बहुत अच्छा जोमेटो टाइप स्टार्टअप्स की अगर आप बात करो तो अच्छा पे मिल जाता है, दे देते हैं आराम से, अच्छा खासा पे फ्रेशर्स को देते हैं। पर अगर आप कोई ऑन ग्रोइंग स्टार्टअप ज्वाइन करते हो जो अभी अपने डेवलपमेंट फेस में है या फिर ऑन ग्रोइंग है, तो वहां पे आप 1,00,000-1.5 लाख एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। बट यस, एक चीज जरूर होती है, लर्निंग। स्टार्टअप्स के अंदर, रिमोट के अंदर जो लर्निंग होती है, ये टेक इंडस्ट्री में कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं दे सकती। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली काम करना सीखते हो, और इसीलिए जितने भी स्टार्टअप्स के बंदे हैं जो रियल हसल कर रहे हैं या फिर रिमोट के बंदे हैं, वो आगे जाके अगर किसी भी बड़ी इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनका एक अलग ही बार, स्किल का अलग ही बार दिखता है, क्योंकि वो उनको एंड टू एंड चीजें पता रहती है। तो जो पे रेंज है ना, वो डिपेंड करता है। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हो एज अ रिमोटली तो डेफिनेटली अच्छा पे होगा एज कम्पेयर टू इंडिया, लेकिन इंडिया में काम कर रहे हो तो डिपेंड करता है।
कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्टार्टअप का लेवल क्या है, स्टार्टअप का लाइक पहले से सेट स्टार्टअप है या फिर अभी ऑनगोइंग स्टार्टअप है, डिपेंड करता है। बट यस, अच्छा खासा पे मिल जाता है रिमोट के अंदर, अगर बाहर से आप कर रहे हो तो भी और इंडिया में कर रहे हो तो भी। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का स्टार्टअप टारगेट कर रहे हो, बड़ा छोटा, फॉरेन या फिर लाइक इंडिया के अंदर, डिपेंड करता है। ओके, गॉट इट। सो अभी जैसे कि हमने बात की कि लाइक इंडिया का अलग सीन है थोड़ा सा, एंड अगर हम यूएस वगैरह या फिर यूरोप की बात करें तो अलग सीन है। बट हम कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे जाके हम लाइक रिमोट जॉब्स के लिए देख पाएँ, अप्लाई कर पाएँ, बिकॉज आई थिंक ये काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स या फिर वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं कि जहाँ पे जाके वो रिमोट जॉब के लिए अप्लाई कर पाएँ, तो उसके ऊपर। देखिए क्या है ना, रिमोट जॉब हो गया फिर कोई सी भी जॉब हो गई, अपॉर्चुनिटी के लिए आप जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे उतना ज्यादा बेस्ट है आपके लिए। हम्म। क्योंकि क्या होता है ना, अभी के डेट में आप मतलब एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे मतलब स्टे नहीं कर सकते। जैसे लिंक्डइन हो गया, पहले क्या था, लिंक्डइन पे अप्लाई करो, अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि लिंक्डइन पे ट्रैफिक बहुत है और आप सिर्फ उसके भरोसे बैठोगे तो डेफिनेटली नहीं होना है आपका। लिंक्डइन पे करो, ट्विटर पे रीच आउट करो और एम्प्लॉयज को रीच आउट करो, कंपनीज के फाउंडर को रीच आउट करो, उनके रिक्रूटर्स को रीच आउट करो, टैलेंट एक्वाजिशंस को रीच आउट करो, मैनेजर को रीच आउट करो। सेम ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, हर जगह कैसे टैग लगाओ कंपनी का, सर्च करो टैलेंट एक्वाजिशन मैनेजर और लाइक SG1 SG2 या फिर इस तरीके के टैग्स यूज करो। बहुत से लोग आएंगे, उनको रिक्वेस्ट भेजो, अपनी प्रोफाइल भेजो। एक प्रॉपर आपके पास में फॉर्मेट होना चाहिए कि मेरा नाम ये है, मुझे ये स्किल्स आती है, ये मेरा प्रोफाइल है, ये मेरी लीड कोड है या फिर कोडिंग प्रोफाइल, ये मेरा रेज्यूमे, ये मेरा प्रोजेक्ट गिटहब। एक प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ चाहिए जीपीटी से, अगर खुद से नहीं करना आ रहा है तो। और उसको जिससे भी बात कर रहे हो उसको दो, ताकि उसको पता चले कि आप क्या किससे रिलेवेंट, किसके रिलेटेड बात करना चाहते हो। तो ये हो गया आपका लिंक्डइन, हो गया ट्विटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम मिस करते हैं वो है कोल्ड मेलिंग। हमें कोल्ड मेलिंग को मिस नहीं करना है। ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरीका है किसी भी कंपनी को रीच आउट करने का, और चांसेस ज्यादा होते हैं इसमें। लोग बोलते हैं लिंक्डइन, लिंक्डइन से कुछ नहीं होता है। लिंक्डइन पे जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी मजाक मस्ती में अप्लाई कर देता है। तो लाइक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रेज्यूमे तो बढ़ गया ना, अब उस रेज्यूमे में आपका रेज्यूमे तो दब गया ना। तो अप्लाई करो, हर जगह अप्लाई करो, पर कोल्ड मेलिंग इज द बेस्ट वे। कोल्ड मेलिंग ट्राई करो। कोल्ड मेलिंग हर प्लेटफॉर्म पे, हर करियर पोर्टल पे उनका मेल होता है, रिक्रूटर का मेल आपको मिल जाएगा। बहुत से टूल्स हैं जिससे आप रिक्रूटर का मेल निकाल सकते हो। और उस प्रॉपर हर 15 दिन में अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है तो हर 15 दिन में आप सेम मेल उनको फॉरवर्ड करते रहो, फॉरवर्ड करते रहो। कभी ना कभी तो देखेंगे, कभी ना कभी तो उनके पास ओपनिंग आएगी, कुछ तो कुछ बताएंगे। दूसरा, डायरेक्ट आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन के थ्रू, ट्विटर के थ्रू। और उसके बाद में जितने भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटर्नशाला, इंडीड हो गया, इंस्टा हायर हो गया, एंजल लिस्ट हो गया, वेल फंड हो गया, ये जितने भी लाइक हमारे नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो रिमोट या फिर एज वेल एज लाइक वर्क फ्रॉम ऑफिस का जो जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, हर प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाओ। 10-12 प्लेटफॉर्म है, नाम याद नहीं है तो जीपीटी कर लो कि फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब पोर्टल्स या फिर वेबसाइट्स, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। हर अकाउंट, हर प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बना लो। 2-3 घंटे लगेंगे आपको डे 1 में, उसके बाद में रोज 1 घंटा लगेगा। रोज 1 घंटा लो, लोग 1-1.5 घंटा स्क्रॉल करने में निकाल देते हैं रील, वो रील मत देखो। उस टाइम को अपना अप्लाई करने में लगाओ हर प्लेटफॉर्म पे, लिंक्डइन, ट्विटर, और आपका कोल्ड मेलिंग हो गया, आपके करियर पोर्टल्स हो गए, आपके थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स हो गए। सब जगह से अगर आप अप्लाई करोगे ना तो चांसेस ज्यादा है। अगर आपने 200-250 कंपनी में अप्लाई करी है तो 110% कम से कम 10-5 इंटरव्यू कॉल्स तो आएंगे ही आएंगे। बाकी रिजेक्शन आएंगे, लेकिन इतना तो है कि अगर 200-250 कंपनी अप्लाई करी है तो 1% चांस होगा कि कम से कम 2 से 4 कंपनी, 5 कंपनी, डजंट मैटर, स्टार्टअप है, सर्विस बेस है, प्रोडक्ट बेस है, ऑनगोइंग स्टार्टअप है, सेटल्ड स्टार्टअप है, वो डिपेंड करता है, पर आएंगे जरूर कॉल। पैसा कम दे रहे हैं, ज्यादा दे रहे हैं, वो बात की बात है, लेकिन कॉल आ जाएंगे। अगर आपने 250-300 कंपनी अप्लाई करी है तो 10-12 कंपनी, 5-10 कंपनी आपको डेफिनेटली रिवर्ट बैक करेगी, कुछ तो कुछ बताएगी। या तो है इंटरव्यू देने आओ, या तो नहीं है बाद में बात करेंगे, कुछ ना कुछ तो बता देंगे आप, मतलब रिवर्ट बैक आ जाएगा। तो आपको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना होगा, और एक जगह से काम नहीं चलेगा, हर जगह, जितने प्लेटफॉर्म से हर जगह अप्लाई करूं। क्योंकि अभी सेम क्वेश्चन सेम आंसर, अभी फिर बोल रहा हूं अगेन कि अभी हमारे पास ट्रैफिक बहुत है। 3-3, 4-4 सेशन के बच्चे बैठे हैं, 2022 का बच्चा बैठा है, 23 का बैठा है, 24 का बैठा है, हमारा बैच पूरा बैठा है, 25 का आ गया। उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन वाले लोग हैं, ले ऑफ वाले लोग हैं, वो अलग बैठे हैं। तो एक पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी के लिए 4-5 डिफरेंट जॉनरा, डिफरेंट ईयर के पास आउट स्टूडेंट बैठे हैं। तो कोविड के पहले जहां होता था कि एक पर्टिकुलर रोल पे एक पर्टिकुलर बैच फाइट करता था, 400-500 बच्चे फाइट करते थे सेम सेशन के, अब उस पर्टिकुलर रोल के लिए 4-5 डिफरेंट सेशन के बच्चे फाइट कर रहे हैं।
तो कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसमें आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है चांस। तो चांस तभी मिलेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करोगे। विदाउट अप्लाई किए एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप सस्टेन नहीं कर सकते कि नहीं मैं लिंक्डइन के या फिर ट्विटर पे अप्लाई करूंगा तो होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि आप जैसे हजारों लोग हैं जो आपसे बेहतर कर रहे हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा हाथ पैर मारना पड़ेगा। बस यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका। हाँ, आई थिंक स्टूडेंट्स लाइक सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं कि लाइक 15-20 कंपनी में अप्लाई किया, अगर वहां से नहीं आया रेस्पॉन्स तो फिर अप्लाई करना ही छोड़ देते हैं। नहीं ये नहीं, मैं 450 कंपनीज में अप्लाई किया हूँ। हाँ। और उसके बाद मुझे पहली अपॉर्चुनिटी मिली थी ऑफ कैंपस, जो जनवरी में एज रिमोट ज्वाइन किया था। अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यस, नो डाउट, रिग्रेट, एंजाइटी, डिप्रेशन, सेल्फ डाउट सब आएगा, क्योंकि टाइम ही ऐसा चल रहा है। बट एट द एंड आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप हो और वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए। बस वो अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए आपको एफर्ट्स मारना पड़ता है। हो सकता है 200 कंपनीज पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है 400 कंपनी अप्लाई करने के बाद मिले। इट डिपेंड्स कि आपकी मेहनत, जिस दिन आपकी मेहनत किस्मत दोनों साथ देगी उस दिन आपका हो जाएगा। करेक्ट। तो ये दोनों साथ देना इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा मैटर करती है। एग्जैक्टली, आपको कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस भी करनी है और अप्लाई भी करना है। दो सारी चीज, अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आपको ऑफ कैंपस टारगेट कर रहे हो आप कोई भी चीज, चाहे इंटर्न चाहे फुल टाइम, तो आप समझ लो कि आपको पूरा लाइक बैक एंड फोर्थ खेलना पड़ेगा। खुद ही आप प्लेयर हो, खुद ही आप जज हो, खुद ही आप अपने लाइक स्किल्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, मिस्टेक आइडेंटिफाई कर रहे हो। क्योंकि आज के पास किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि कैंपस में होता है तो आपको प्रॉपर लाइक 2-4 दिन की या फिर 15 दिन की ट्रेनिंग प्लेसमेंट दी जाती है कि जो भी सिखाते हैं उनके फॉर्मेट के हिसाब से। कॉलेज में कैंपस आता है, कैंपस रिक्रूटमेंट होता है। ज्यादा कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन कुछ नहीं होता, जो हमारे क्लास के बच्चे हैं 150-200 बच्चे जो बैठते हैं उन्हीं के साथ कंपटीशन होता है। अब वो 150-200 बच्चे बदल चुके हैं 1.5-2 लाख की कैटेगरीज के अंदर, क्योंकि आप अब आ चुके हो ऑफ कैंपस। तो यहाँ आप जितना करो उतना कम है। करेक्ट। कैंपस में कुछ नहीं है, कैंपस में नॉर्मल पोर्टफोलियो बना लो, कोई क्लोन बना लो, कोई ना कोई कंपनी आपको ले ही जाती है, ट्रेन करती है, काम करना आ गया तो रख लेगी वरना भगा देगी। करेक्ट। पर बाहर ऐसा नहीं है, बाहर आपका कंपटीशन बहुत बल्क में है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ बच्चों को कि अगर आप टीयर 3 में हो तो ऑन कैंपस प्रायोरिटीज हमेशा रखो, क्योंकि ऑन कैंपस जो आपको मिलेगा वो बहुत इजीली अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑन कैंपस में आपको कुछ नहीं करना, आपको कहीं अप्लाई नहीं करना है। कॉलेज आएगा, कॉलेज लेके आएगा, आपका टीपीओ देखेगा, आपका टीएनपी रिस्पॉन्सिबल है, वो कॉलेज में कंपनी ला रहा है, आपको बस खाली थोड़ी ढंग से मेहनत करनी है। मतलब 10% की मेहनत लगती है एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस। रीजन कि कैंपस ड्राइव होता है, अपॉर्चुनिटीज हमारे कैंपस में आती है, फाइट कैंपस से ही होता है। फुल कैंपस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे 10 कॉलेजेस आते हैं, कैंपस ड्राइव की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल कैंपस के अंदर जो होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि प्रायोरिटी हमेशा रखो। एंड एज स्टार्टिंग ऑफ योर करियर कभी भी फोकस पे मत करो कितना मिल रहा है कितना नहीं। ऑलवेज स्टार्ट योर करियर विद एनी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आपकी लर्निंग अच्छी हो, एक प्रोफेशनली आपका एक्सपीरियंस बिल्ड हो। वक्त के साथ में 20-22 साल की एज के अंदर आप इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो, इट इज गुड। 2 साल भर का टाइम लो, उसके बाद तो आपको पैसा ही देखना है। बट अभी स्टार्टिंग के 1.5-2 साल लर्निंग पे फोकस करो। और कॉलेज में अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जो आपके लाइक लिस्ट के अंदर जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से फिट बैठती है, गो विद द फ्लो, जाके सीखो। क्योंकि एक 3 लाख 3.5 लाख की कंपनी ऑन कैंपस निकालना और एक 3.5 लाख की कंपनी ऑफ कैंपस निकालने में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा आज के डेट में। सो ऑलवेज गिव अ प्रायोरिटी फॉर ऑन कैंपस ड्राइव्स, ताकि वहाँ अपॉर्चुनिटी जी अच्छे से अच्छी मिलती है जो भी आपका कैंपस रिक्वायरमेंट होता है, और इजी फाइट होता है एज कम्पेयर टू ऑफ कैंपस। तो ये ध्यान रखें फ्रेशर्स जितने भी हैं। ओके। सो लाइक ऑफ कैंपस की हम बात कर रहे हैं, तो ऑफ कैंपस के लिए जो हमारा सीवी होता है, हमारा रेज्यूमे होता है, वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एज अ फ्रेशर एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बिल्ड करें, क्या क्या पॉइंट्स हमको बेसिकली याद रखने हैं? रेज्यूमे के अंदर कुछ नहीं है, छोटे मोटे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। पहली चीज लाइक आपका रेज्यूमे एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए। इंटरनेट पे सबको पता है एटीएस फ्रेंडली का मतलब क्या, स्कोर वगैरह कुछ नहीं होता है बेवकूफ बनाने का मतलब। एटीएस का मतलब बस इतना है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक टेक स्टैक, स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट आपके रेज्यूमे में भी होना चाहिए जो उसने मेंशन किया है, ताकि जब आपका रेज्यूमे एटीएस के थ्रू गुजरे, एटीएस के थ्रू जाए तो शॉर्ट लिस्टिंग हो पाए। दूसरी बात, रिलेवेंट टेक स्टैक, रिलेवेंट प्रोजेक्ट होने चाहिए आपके रेज्यूमे के अंदर।
अगर आप किसी भी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो तो, और आपका डीएसए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, गिटहब लिंक, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब आपके काम का प्रूफ होना चाहिए बेसिकली। दो चीजें हैं मेजरली, आपका पहला रिलेवेंट टेक स्टैक हो जो आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हो, दूसरा आपका रिलेवेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी रिएक्ट डेवलपर रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो उसके अंदर आपके रिएक्ट के आपके प्रोजेक्ट होने चाहिए, रिएक्ट बेस्ड पे प्रोजेक्ट्स होने चाहिए आपके। रिएक्ट के अंदर आपको क्या क्या टेक्स्ट आते हैं, सॉरी, आपको क्या क्या चीजें पता है, कितना डेप्थ पता है, रिडक्स आता है कि नहीं आता है आपको अप्लाई करना। तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप फुल स्टैक के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपके फुल स्टैक प्रोजेक्ट, फुल स्टैक टेक स्टैक होने चाहिए, रेदर देन मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट नहीं होने चाहिए, मशीन लर्निंग के टेक स्टैक्स नहीं होने चाहिए। तो ओवरऑल ये है कि जो भी जिस भी रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मेक श्योर करो रिलेवेंट टेक स्टैक, रिलेवेंट प्रोजेक्ट हो, ताकि एटीएस आपके रिज्यूमे को शॉर्टलिस्ट कर पाए। मैंने काफी रिज्यूमे रिव्यू किया है बच्चों के, मैंने देखे कि अनरिलेवेंट कंटेंट होता है। अनरिलेवेंट कंटेंट से हम अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करते हैं हमें आता है वो आपकी प्रोफाइल से पता चल जाएगा, लेकिन रिज्यूमे में सिर्फ वो होना चाहिए जो जेडी बोलता है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, क्योंकि अगर वो मेंशन नहीं है तो आपका रिज्यूमे पहुंचेगा ही नहीं रिक्रूटर तक, एटीएस ही बाहर कर देगा। क्योंकि एटीएस का सिंपल एल्गोरिथम है, वो सिर्फ उसी पे ट्रेड करता है जो उसको दिया गया है, जो जेडी उसको दी गई है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन उसको दिया गया है, जो स्क्रिप्ट पे वो रन कर रहा है। तो उस स्क्रिप्ट से पास आउट करने के लिए आपका एग्जैक्ट मैच होना चाहिए जेडी टू स्किल्स विथ प्रोजेक्ट, तो ही आपका रिज्यूमे आगे तक जाएगा। अदरवाइज आप उसमें क्या लिख रहे हो, आपकी कितनी स्किल्स है, आपके क्या अचीवमेंट है, इस बात का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता जब तक आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो रेदर देन ज्यादा अचीवमेंट्स, ज्यादा स्किल्स डालने से अच्छा है कि रिलेवेंट खेलो। आपका जेडी और आपका रिज्यूमे का टेक स्टैक और प्रोजेक्ट ये मैच होना चाहिए, तो ही चांसेस बढ़ते हैं शॉर्टलिस्टिंग के। अनरिलेवेंट कंटेंट डालने से सिर्फ काइंड ऑफ अ पीस ऑफ पेपर ही है, और उस रिज्यूमे की वैल्यू तभी है जब वो शॉर्टलिस्ट होता है। जब एटीएस से ही बाहर हो जाओगे तो क्या मतलब है। दैट्स व्हाई थोड़ा स्मार्ट खेलना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, बाकी तो चीजें सबको पता है। फॉर्मेट वगैरह एटीएस फ्रेंडली बनाना है, लेटेक्स वगैरह यूज कर सकते हो, फॉर्मेट सबको पता है, बस ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। राइट। ओके, सो लाइक एक चीज़ और है जो भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रही है एंड सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी बात की थी लर्न इन पब्लिक करके। अब स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा लाइक जॉब्स क्रैक कर रहे हैं, लाइक लर्न इन पब्लिक पे ही लाइक ऑफर्स मिल रहे हैं, वो रिमोट जॉब भी क्रैक कर रहे हैं। तो इसकी क्या रियलिटी है, और मतलब ये सच में ही हो रहा है या फिर मतलब ऐसी सब फेक है? देखिए क्या है ना कि इंडिया के अंदर लर्निंग इन पब्लिक का एक अलग फेस है, पहले था बट अभी इसको काइंड ऑफ हमने इसको बिजनेस में कन्वर्ट किया है, जो अच्छी बात है। खुद का बिजनेस करना, खुद का प्रोडक्ट ऊपर लेके जाना गलत नहीं है, कोर्सेज बेचना गलत नहीं है, पर लर्निंग इन पब्लिक का सिंपल फंडा है आपकी विजिबिलिटी। बस विजिबिलिटी कैसे इंप्रूव होगी? ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो, ओपन सोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करो। ओपन सोर्स के अंदर इंडिया के जितने भी लाइक टीयर 3, मैं अच्छे कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ तो प्रॉपर गाइडेंस होता है। टीयर 3 के जितने स्टूडेंट हैं वहाँ पे सिर्फ खाली आप पर्क्स के लिए मत जाओ, जो आपको वहाँ पे खाना मिलता है, टी शर्ट मिलती है, जो आपको स्टिकर्स मिलते हैं, उसके लिए मत जाओ। पार्टिसिपेट करो, कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करो, वहाँ लोगों से मिलो, उनसे बात करो, कनेक्शन बनाओ। दैट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग इन पब्लिक, सिंपल विजिबिलिटी। लर्निंग इन पब्लिक का मतलब विजिबिलिटी है, और इंडिया के अंदर अभी लर्निंग इन पब्लिक एक काइंड ऑफ बिजनेस बन चुका है। कोर्सेज बेचो, फ्लेक्स वाले लाइक फैंसी वर्ड्स यूज करो कि लर्निंग इन पब्लिक कराएंगे, प्रोजेक्ट्स अच्छे बनवाएंगे, रिज्यूमे का स्कोर अच्छा कराएंगे। कुछ स्कोर अच्छा नहीं होता है। इफ योर रिज्यूमे लाइक टेक स्टैक मैच विद जेडी, सो लाइक इजीली आपका रिज्यूमे एटीएस से पास आउट हो जाता है। ये सब चीजें सिर्फ फैंसी वर्ड हैं बच्चों को डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं, हम हो गए, आप हो गए, जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट या फिर कोर्स बेच रहे हैं, उनको पता है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा ट्रैफिक टीयर 3 टीयर 4 कॉलेजेस के अंदर है। आप आईआईटी का बंदा आप बहुत रेयर देखोगे, आईआईटी का बंदा बहुत रेयर होता है जो किसी कोर्सेज के अंदर पार्टिसिपेट करता है, कोई कोर्स खरीदता है। जरूरत ही नहीं है उसको, क्या जरूरत, क्योंकि सारी चीज तो उसको कॉलेज में मिल रही है। पर टीयर 3 के स्टूडेंट्स हर जगह आपको मिलेंगे, कोर्सेज में मिलेंगे, डीएसए के में मिलेंगे, डेवलपमेंट में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो लोगों को पता है ये चीज, और टीयर 3 के स्टूडेंट्स को वो इकोसिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, इसलिए हम जैसा चाहे वैसा मैनिपुलेट कर सकते हैं। और ये सारी बातें टीयर 3 के स्टूडेंट को थर्ड ईयर में स्टार्ट हो जाती है समझ में आना कि एक्चुअली जो हमें चीजें बताई जा रही थी वो काइंड ऑफ रियल नहीं है। पर अगर ये चीज आपको पहले से पता है, जो आजकल बच्चों को पता है, जो बहुत अच्छी बात है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। आप डाइवर्ट होने से बच जाते हो, आपका टाइम बच जाता है। सिंपल स्वीट सिंगल वर्ड, लर्निंग इन पब्लिक का मतलब यही होता है, विजिबिलिटी। आप जो भी कर रहे हो उसको लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, गिटहब पे पोस्ट करो, ताकि 2 लोग, 4 लोग, 10 लोग देखें, ताकि आपकी फीड इंप्रूव हो।
लोग, आपने देखा होगा लिंक्डइन पे हम जो भी पोस्ट करते हैं वो क्यों करते हैं, वो फॉलोअर फॉलोइंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात और याद आई। लोगों को लगता है कि अगर आपकी रीच बहुत है, आपके फॉलोअर ज्यादा हैं तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा नहीं भाई, उसको तुमसे प्रोडक्ट का मार्केटिंग नहीं करवानी है करेक्ट। कि मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, ताकि आपको ट्रैफिक की जरूरत है। एक्चुअली हम लोग जो लिंक्डइन पे पोस्ट करते हैं उसका सेम एक ही मतलब होता है, फीड इंप्रूव करना। हमारा फीड इंप्रूव करना। आप देखो, अगर दो अलग अलग लोग हैं, एक से दोनों लोग डीएसए का कंटेंट शेयर कर रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद उन दोनों की फीड आपस एक दूसरे की प्रोफाइल पे रिकमेंड होगी, उनकी फीड अपडेट होगी, फिर उनको डीएसए तरीके का ही कंटेंट आएगा। जैसे यूट्यूब का एल्गोरिथम काम करता है, सेम सिमिलर हमारा लिंक्डइन का भी काम करता है। जिस तरीके का डेटा आप कंज्यूम करते हो, सिमिलर फीड आपके पास आती है और आपकी फीड सिमिलर लोगों के पास जाती है। उससे होता क्या है, अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अगर आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो, मे भी आपकी फीड किसी फाउंडर को रिकमेंड हो जाए, अरे यार ये प्रोजेक्ट बना रहा है, इसको पता है, इसको एक चांस दे सकते हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग इन पब्लिक। फीड इंप्रूव करना, विजिबिलिटी बढ़ाना ही लर्निंग इन पब्लिक होता है, और कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको मौका मिल रहा है कंट्रीब्यूट करने का ओपन सोर्स में, वहां जाओ, कंट्रीब्यूट करो। खाने के लिए मत जाओ, टी शर्ट्स के लिए मत जाओ, लोगों से बात करो, अपने बारे में बताओ, अपने टेक स्टैक के बारे में बताओ, ताकि वो ध्यान रखे, अच्छा हाँ ये बंदा है, अगर कुछ ऐसा है तो इसको हम बता सकते हैं, एक मौका दे सकते हैं। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ लर्निंग इन पब्लिक। बाकी जो लोग बताते हैं वो कम्प्लीटली टाइप ऑफ एक इमेजनरी दुनिया है, ताकि हम अपने कोर्स प्रमोट कर सकें या कोर्स बेच सकें। रियल लर्निंग इन पब्लिक का मतलब सिर्फ और सिर्फ विजिबिलिटी है टेक इंडस्ट्री के अंदर, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सके बस। और फॉलोअर और फॉलोइंग का कुछ लेना देना नहीं है। आपको कंपनी काम करने के लिए बुला रही है, ना कि रेदर देन आपको प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने के लिए। एडवर्टीजमेंट टीम उनके पास है ऑलरेडी, आपको टेक टीम में काम करना है। तो फॉलोअर और फॉलोइंग का मतलब नहीं है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपका कंटेंट लोगों को पसंद आ रहा है, रिलेवेंट चीजें शेयर कर रहे हो, तो डेफिनेटली लोग आपसे जुड़ेंगे। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी और हायरिंग के अंदर कहीं से कहीं तक स्टार्ट टू एंड आपके फॉलोअर और फॉलोइंग या फिर फेमस होना ना होना मतलब नहीं है। मैं काफी लोग को जानता हूँ जिनके लिंक्डइन पे 150-200 फॉलोअर्स हैं, वो अच्छी कंपनीज में बैठे हैं, गूगल माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने स्किल्स पे काम किया। जनरली उनको जो कंपनी को चाहिए वो दे रहे हैं। और मैं ऐसे लोग भी जानता हूँ जिनके 5-5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, सॉरी फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, लेकिन वो प्रमोट कर रहे हैं कोर्सेज को। तो डिपेंड करता है आप किस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो डिपेंड करता है। अगर आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप ब्रॉडकास्टिंग रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां मैटर करेगा कि आपके पास ट्रैफिक कितना बड़ा है, क्योंकि लोगों तक हमारा कोर्स जाना चाहिए। अगर आप टेक रोल के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें कहीं से कहीं तक ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे 10 लाख फॉलोअर्स हैं या फिर 10,000 फॉलोअर हैं या 10 फॉलोअर हैं। उनको मतलब ये है कि जो रोल के लिए मैं हायर कर रहा हूँ, कि आप उसमें फिट हो कि नहीं, दैट्स इट। आपने उस पर काम किया है कि नहीं, आपको उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं कि नहीं, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है कि नहीं, और आती है तो आपने दिखाया है कि नहीं दिखाया है। क्योंकि अगर आपने रिज्यूमे में लिखा है कि मैंने 4 प्रोजेक्ट बनाए, तो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कहाँ से मिलेगा मुझे? आपकी प्रोफाइल से, आपके गिटहब से। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ लर्निंग इन पब्लिक, दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ विजिबिलिटी। यही होता है सिंपल वर्ड्स में। परफेक्टली, आपने काफ़ी अच्छे से कर दिया एक्सप्लेन। ओके, तो स्टार्टिंग में ना आपने ये बोला था कि लाइक रिमोट जॉब्स की एक डार्क साइड हुई है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हाँ एग्जैक्टली वो क्या है, देखिए ऐसा होता है कि लोगों को लगता है, लाइक फ्लेक्स करने में लगता है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पास इसलिए इतनी लाइक कम्युनिटी है या फिर लोग मेरे से जुड़े हैं ताकि रिमोट जॉब का ऐसा मैं करता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली ये हाइप है इंडिया के अंदर पे, जैसे आईआईटी की हाइप है, नो डाउट। जैसे एक टैग हो जाता है ना, इस तरीके से आजकल रिमोट का भी टैग है, पर ऐसा नहीं है। बहुत सी डार्क साइड है रिमोट के अंदर। एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज है। एडवांटेज में आपकी लर्निंग होती है, बहुत नेक्स्ट लेवल लर्निंग होती है। आप घर पे रहते हो, अपनी फैमिली के साथ रहते हो, आप टाइम कंप्लीटली अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज कर सकते हो, कब काम करना है आपको, दिन में, रात में। आपके पास में 9 to 5 वाला बॉन्ड नहीं होता है कि लाइक 9 बजे लॉग इन करना है, 5 बजे लॉग आउट करना है, जो ऑफिस में होता है। ये तो एडवांटेज है आपके। पैसा आपका बचता है, लाइक बाहर रह रहे हो तो अच्छा खाना नहीं मिलेगा आपको, अच्छा लाइक आपको एक वेल मेंटेन आपको एक फीचर्स नहीं मिलता है फॉर अपने रेगुलर लाइफ के लिए, जो आपको घर पे मिलता है। तो ये सारे फीचर्स हैं, फीचर्स बोल रहा हूँ, एडवांटेज हैं आपके रिमोट के। बट इसको डिसएडवांटेज भी हैं आपके, जो एक काइंड ऑफ डार्क साइड होती है। वो ये है कि आपको सारी चीज खुद करनी पड़ती है, आपके पास सपोर्ट नहीं होता है। जो लर्निंग सपोर्ट आपको कंपनी में मिलता है, आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो फिजिकल मोड में, तो वहाँ पे 10 लोग हैं बताने के लिए। अगर आप छोटी सी छोटी प्रॉब्लम में अटक गए, आपने पूछ लिया भैया इस सर या कैसे होगा, वो बता देता है, आप वहां से मूव कर जाते हो। लेकिन रिमोट में क्या होता है, एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम की मीटिंग होती है। किसी भी आपके जो टेक लीड है या फिर जो आपका सीनियर इंजीनियर है, उसके साथ आधा घंटा 1 घंटे की मीट होगी, और वो उसी फ्लो में बात करते हैं। वो उनका वही जॉनरा होता है बात करने का, वही लेवल पे बात करते हैं वो।
तो अगर आप छोटी-छोटी चीज़ में अटक रहे हो ना, तो आपको अटक रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खुद से ही वो चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ती है, सीखनी पड़ती है। अब जैसे मैंने इंटर्न करी स्टार्ट, तो हमारा पूरा का पूरा काम था एआई-एमएल पे, जिसमें हम सी शार्प और डॉट नेट कर रहे थे, डॉट नेट पे काम कर रहे थे। एडब्ल्यूएस पे हमारा बैकएंड था। मेरे को सी शार्प डॉट नेट का कुछ नहीं पता। उन्होंने सिंपल सा डॉक्यूमेंटेशन दिया था, वो भी मुझे समझ में नहीं आई। मैंने खुद से रात-रात भर जाग के सी शार्प डॉट नेट देखा है, पढ़ा है, कैसे होता है, छोटी-छोटी चीज़ों को समझा है, उसके बाद काम किया। यानी कि एक एक छोटे से टास्क को करने में जहाँ मुझे आधा घंटा लगना चाहिए, उस टास्क को मैंने 2-2 दिनों में किया है। रीज़न कि अपने को पता नहीं। हुँ। तो एक जो बोलते हैं ना कि रिमोट में लर्निंग है, पैसा है, वो तो है नो डाउट, लेकिन इसके साथ में मेहनत भी बहुत है। इसमें कभी-कभी ऐसा होगा कि आपका 2 घंटे में काम खत्म हो जाएगा, पूरे दिन के लिए आप फ्री हो। कभी-कभी ऐसा होता है कि 2-2 वीक तक 24/7 काम चलता है। कुछ बड़े चेंजेस आते हैं, कुछ बड़ा चेंज प्रॉड पे पुश होना है, प्रोडक्शन पे जाना है, लाइव जाना है, कोई बड़ा चेंज है, सीरियस चेंज है, उसके लिए हम 2-2 वीक, 3-3 वीक दिन-रात काम करते हैं। दिन-रात डिबगिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट चलती रहती है। वहीं पे कुछ काम ऐसे होते हैं जो जल्दी हो जाते हैं, तो आप फ्री हो, पूरे दिन के लिए फ्री हो। तो रिमोट के अंदर ना एक पर्टिकुलर पेस नहीं है, एक बार नहीं है कि कांस्टेंट चलता है सब, ऐसा नहीं होता है। बड़ी दूसरी कंपनीज में जहाँ पे आप वर्क फ्रॉम ऑफिस करते हो, चाहे स्टार्टअप हो, चाहे आपका सॉरी जो प्रोडक्ट बेस हो या सर्विस बेस हो, उसमें आपका एक लाइन होता है, 9 बजे लॉग इन करना है, 5 बजे लॉग आउट करना है। काम हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ठीक है, अगले दिन देखेंगे। करेक्ट। लेकिन रिमोट में ऐसा नहीं होता है। रिमोट में अगर आपको एक पर्टिकुलर एक टाइम स्पेस दिया गया है, तो वो उसमें होना चाहिए। दिन में कर रहे हो, रात में कर रहे हो, फ़र्क नहीं पड़ता, उनको काम से मतलब है। हुँ। तो इसके साथ-साथ आपका कभी-कभी जब आपको टास्क असाइन होते हैं, जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, तो आपको एक्सट्रीम लेवल पे काम करना पड़ता है। लाइक अगर वो उस काम के अंदर अगर आप 10% की एफर्ट लगनी थी, तो 100% एफर्ट डालनी पड़ती, क्योंकि पता नहीं है। अगर वहीं पे मेरे पास टीम होती, मैं किसी कंपनी में काम करता, 10 मिनट का काम है, मैं किसी से पूछ लेता, कि इसको करेक्ट। कैसे करना है, वो मुझे बता देता। लेकिन वो 10 मिनट अब मेरे 10 घंटे में बदल गए। क्यों? क्योंकि मैं खुद से सारी चीज़ें कर रहा हूँ, खुद से एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो रिमोट जितना सुनने में अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा टफ भी है। अगर आपको ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपनी अगर अच्छा पे कर रही है आपको, तो वो काम तो आपसे लेगी, करेक्ट। क्वालिटी निकालेगी। और नो डाउट है, रिमोट के अंदर आपको अच्छे से निचोड़ते हैं, स्टार्टअप के अंदर भी आपको अच्छे से निचोड़ा जाता है। तो और यही रीज़न है कि ये स्टार्टिंग करियर अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है, तो स्टार्टअप के साथ या रिमोट के साथ काम करो। क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो 2 साल में आप स्किल्स यहाँ से सीखते हो, वो किसी कंपनी में आपको सीखने में 4-5 साल लगते हैं। और इसी की वजह से आप देखो, जो भी स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय फ्रीलांसर, रियल फ्रीलांसर है, दिखावे वाला फ्रीलांसर नहीं, जिसने सच में प्रोडक्ट बना के बेचा है, या जो स्टार्टअप में काम किया है, या जो रिमोट में काम किया है, अगर वो किसी बड़ी कंपनी में जाता है ना, तो उसकी स्किल्स नेक्स्ट लेवल अलग दिखती है। मतलब उसका कोड करने का तरीका, कोड क्वालिटी, सारी चीजें अलग दिखती है। उससे पता चलता है कि हाँ, बंदे ने काम किया है। तो रिमोट के यही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो लोग नहीं बताते हैं, और ये सच में रियलिटी है कि अगर आप किसी अच्छे पे रिमोट पे काम कर रहे हो, तो नो डाउट वर्कलोड आप पे आएगा, और आपको सारी चीज़ें खुद से सीखनी पड़ती है, टाइम डालना पड़ता है, एफर्ट डालना पड़ता है, एज़ कम्पेयर टू आपका जो फिजिकल मोड के काम होते हैं। फिजिकल मोड में जो आप ऑफिस में जाकर करते हो, इनिशियल डेज के अंदर आपको काफ़ी वर्क करना पड़ता है, क्योंकि आपका टाइम, एक तो यहाँ टाइम फिक्स नहीं है। अगर आपने आधा घंटा, 1 घंटा में किया तो भी उनको चलेगा, और अगर आप पूरी-पूरी रात, पूरी-पूरी दिन जग के कर रहे हो तो भी चलेगा। उनको बस काम चाहिए, उनका एक टाइम ऑफ फ्रेम है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, उसके अंदर काम चाहिए। अगर उन्होंने बोला है कि भाई 10 घंटे में काम होना चाहिए, अब उस 10 घंटे में तुम 10 मिनट में काम कर दो, बाकी तुम घूमते रहो, कोई दिक्कत नहीं, काम हो गया ना। लेकिन अगर नहीं हुआ तो एनी हाउ 10 घंटे में चाहिए। करना ही पड़ेगा टास्क। है मेंटल, एग्जैक्टली मेंटल प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि आपके पास में फिजिकल सपोर्ट नहीं होता है। लोग बोलते हैं टीम होती है, लेकिन उसका एक सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है। आप हमेशा नहीं पूछ सकते। जैसे ऑफिस में काम कर रहे हो, छोटे-छोटे टास्क में आप चले गए दूसरे के डेस्क पे, भैया या फिर सर ये कैसे होगा, मुझे समझ में, वो बता देगा, अरे फ्रेशर है यार, इसको अभी नहीं आता। लेकिन ये चीज आप रिमोट में नहीं कर सकते, क्योंकि रिमोट में वो ऐसा एज्यूम करते हैं इसको तो आता है। क्योंकि अगर आपको वो फिजिकल मोड में 30,000 दे रहे हैं, और रिमोट में अगर आपको 1 लाख दे रहे हैं, तो 70,000 का मार्जिन तो है ना। वो जो बार सेट हुआ है 70,000 का, वो उसका तो वो निकालेंगे ना आपसे काम। तो ये रिमोट के कुछ ऐसे साइड्स हैं जो लोग नहीं बताते हैं। सुनने में अच्छा लगता है रिमोट करते, पर ऐसा नहीं है। रिमोट में वर्कलोड और प्रेशर भी उतना ही होता है। नो डाउट लर्निंग है आपकी, आप सेल्फ मेड होते हो, लाइक सारी चीजें खुद से सीखते हो। नो डाउट बहुत सी चीजें आपके अंदर इंप्रूव होती है, पर कुछ डिसएडवांटेजेस, फॉर एग्जांपल कंपनी में काम करते हो तो आपको लोगों के साथ कैसे बैठना है, उठना है, कैसे बात करना है, प्रोफेशनल्स के साथ, ये सारी चीजें आप मिस करते हो रिमोट के अंदर।
आपका एक कंफर्ट जोन बन जाता है, लाइक एक रूम में या फिर आकर डेस्क पे। कंपनीज में आप लोगों के साथ उठते हो, बैठते हो, बातचीत करते हो, समझते हो लोग कैसे कैसे होते हैं, किस तरीके से सोचते हैं। बहुत सी चीजें जो फिजिकल मोड के में हो पाती है वो आप रिमोट में नहीं कर पाते, क्योंकि आप होते हो और आपका लैपटॉप होता है, छोटी सी मीटिंग होती है और काम होता है। हम्म। तो अगर एक तरफ पैसा है, एक तरफ लर्निंग है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सिर्फ फिजिकल मोड में ही सीख सकते हैं, ऑनलाइन मोड में पॉसिबल नहीं है। तो डिपेंड करता है आप पे कि आपको किस तरीके से स्टार्ट करना है। बट यस, ऑलवेज कभी भी आप ये नहीं बोल सकते रिमोट के अंदर सब ऐसा कुछ नहीं है। रिमोट के अंदर अगर 10 अच्छी चीजें हैं तो 5 ऐसी चीजें हैं जो लाइक अच्छी नहीं है, जो आपको फिजिकल मोड में ज्यादा अच्छी मिलती है, जिसमें से Correct. सपोर्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। हम्म। ये ये अब मतलब आपने काफ़ी अच्छे से कर दिया एक्सप्लेन, काफ़ी मतलब जो भी पॉइंट्स थे ना एकदम रियलिटी वो सही से एक्सप्लेन कर दिया। तो लास्ट में एक एडवाइस जो आप सारे स्टूडेंट्स को देना चाहोगे। एडवाइस तो मेरे तरफ से भाई एक ही है, हार्ड वर्क। अगर आप टीयर 3 कॉलेज से हो तो आप ये मान के चलो कि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी गलतफहमी और हमारी यही होती है कि हमारे पास टाइम बहुत है। टाइम। ऐसा कुछ नहीं है, आपसे लाखों बच्चे आगे हैं। अगर आप टीयर 3 में हो तो आप ऑलमोस्ट समझ जाओ कि आपने अपना करियर ऑलरेडी लाइक बैक फुट पे कर रखा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, हमारी मिस्टेक्स हो सकती हैं या फिर हमको समझ नहीं आया, हम फिर अवेयर नहीं हुए। 12th में अगर मेहनत करते तो IITs वगैरह में, NITs वगैरह में जाते। बहुत से रीजन हो सकते हैं, हमने किया नहीं या फिर हमें किसी ने बताया नहीं, हमारी फाइनेंशियल इशू अच्छे नहीं थे, बहुत से रीजन हो सकते हैं। बट अब वो चीज, अब आप एक ऐसे फेज पे खड़े हो टीयर 3 के अंदर आके कि जहाँ से आपका फाइट जो है ना वो 10x की जगह 1000x हो चुका है। तो ये 4 साल आपको कम पड़ेंगे। अगर आपने सही साट अगर चीजों को सोचना शुरू किया ना तरीके से, तो आपको लगेगा यार ये 4 साल तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो एक ही एडवाइस है, डे 1 से हार्ड वर्क करो। और टीयर 3 में ये गलत मेंटालिटी रखना मत कि टाइम बहुत है, क्योंकि ये टाइम जब आपको रियलाइज होगा ना कि कंपटीशन कितना है, तो ये टाइम ऐसे निकलेगा जैसे आपने कभी सोचा भी नहीं था कि यार इतनी जल्दी निकल जाता है। दूसरी चीज, जो भी करो कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्क करो। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, अब आपको अगर एक टीयर 3 का बंदा 10x मेहनत कर रहा है सेम जॉब प्रोफाइल के लिए, तो आपको 100x मेहनत करनी पड़ेगी सेम प्रोफाइल के लिए। रीजन कि आप अब एक टीयर 3 में हो, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, बैरियर बहुत सारा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। और टीयर 3 कॉलेजेस के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है, छीननी पड़ती है ऑफ कैंपस जाके। करेक्ट। तो इसके लिए आपको उस लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंट रहो, हार्ड वर्क करो। डे 1 से ये मेंटालिटी रखो कि आज आपका लास्ट डे है कॉलेज का, तो ये मेंटालिटी रखोगे तो काम ज्यादा कर पाओगे। अगर कुछ करना है तो, अदरवाइज मर्जी आपकी है। और आपकी हार्ड वर्क, आपकी डेडिकेशन, आपके एफर्ट से डिसाइड करते हैं कि आप कल कहाँ पे होगे। और एक और चीज कि आपने पास्ट में क्या किया है उसका फ्यूचर पे इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। प्रेजेंट पे जो पढ़ना था वो पढ़ चुका है, लेकिन अब प्रेजेंट पे क्या करते हो आप, इससे आपका फ्यूचर कंप्लीटली डिपेंड है। करेक्ट। तो इस चीज को देखो, काम करो। और एवरी मिडिल क्लास फैमिली, बहुत से एक्सपेक्टेशन होती है पेरेंट्स की, छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन होती है। कई लोग होते हैं जो बिल्कुल गांव से उठ के आते हैं इंजीनियरिंग, कई को मैं ऐसे को जानता हूँ जो पूरे गांव में इकलौता बंदा है इंजीनियरिंग करने वाला। बहुत से छोटे छोटे एक्सपेक्टेशन होते हैं। लोन पे लोग लोन पे पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, खेत घर ये सब बेच के, या फिर बहुत सी चीजें हैं, सेक्रीफाइस बहुत करते हैं पेरेंट्स। छोटे छोटे फैमिली से जो लोग आते हैं, तो बहुत एक्सपेक्टेशन है। कॉलेज में जाके चूतियाप्पा करने से बेहतर है कि अपने पेरेंट्स की ड्रीम्स पे काम करो, क्योंकि टीयर 3 में हो तो हैंड्स प्रूफ भाई हार्ड वर्क करना पड़ेगा। दूसरा कोई आपके पास शॉर्टकट नहीं है। या तो अभी हार्ड वर्क कर लो, तो कड़वी दवाई अगर पहले पी लो तो बाद में मीठी दवाई पियोगे तो आपको इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑलवेज हार्ड वर्क को पहले प्रेफरेंस दो। टास्क जो आपके लाइफ में ट्रबलेंस क्रिएट हो रहे हैं उसको ज्यादा फोकस करो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप छोटे छोटे घरों से आते हो और आपके छोटे छोटे घरों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं आपके पेरेंट्स के दिमाग में। तो वो तभी पूरे होंगे जब आप मेहनत करोगे। ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। जनरली स्टूडेंट्स पूछते हैं मोटिवेशन कुछ नहीं होता है भाई, फिल्मी दुनिया नहीं है ये, इट्स अ रियल वर्ल्ड। यहाँ पे मोटिवेशन एक ही है, वो है आपके पेरेंट्स, आपके प्रति जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये करना है वो करना है। ये छोटी छोटी चीजों का जो ध्यान रखेगा, डेफिनेटली बहुत बड़ा कुछ नहीं तो कुछ कर ही लेगा, स्टार्ट तो हो ही जाएगा। और जो टाइम पास में या फिर इस चीजों को इग्नोर करते हैं, एट द एंड जाकर उनको रिग्रेट करना है। और मैं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ जो भी टीयर 3 से मुझे देख रहे हैं, ये चीजों का आप ध्यान नहीं रखोगे, डेफिनेटली आप रिग्रेट करोगे। बस उस टाइम आपके पास में वक्त नहीं होगा और फिर आप यही सोचोगे काश मैं उस वक्त समझ गया होता। तो यही एक लास्ट एडवाइस है, काम करो और ऑल सेट, बाकी तो हो जाएगा। हाँ डेफिनेटली, लाइक काम करोगे मेहनत करोगे तो डेफिनेटली हो ही जाएगा, जैसे हमारे पेरेंट्स भाई ने भी किया है।
एग्जैक्टली बस काम करो, कंपैरिजन मत करो किसी से भी। आपका खुद हाँ, का आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आप खुद हो। खुद हो। आप अपने आप को बेहतर बनाओ ऑन द रेगुलर बेसिस। दूसरों से कॉम्पिटिट करोगे तो बहुत सी चीज़ों को मिस कर दोगे। आपके हुँ, अंदर ईगो आएगा, आपके अंदर जेलियसनिटी आएगी कि आप लोगों से कि यार वो कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। लोगों से आप फिर रिग्रेट करोगे, अपने आप को रिग्रेट करोगे। उससे बेस्ट ये है खुद से कॉम्पिटिट करो। कल के दिन अगर आप एक्स थे तो आज कम से कम एक्स पॉइंट 1 तो बनो। खुद एग्ज़ैक्टली। के ऊपर अगर खुद से कॉम्पिटिट करोगे तो इम्प्रूवमेंट आएगी, दूसरों से हुँ, कॉम्पिटिट करोगे तो ईगो आएगा। नाउ चॉइस इज योर कि अब आपको करना क्या है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। सो गाइज़, आई होप आपको लाइक काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी एंड काफ़ी सारे इनसाइट्स आपको मिले होंगे इस पॉडकास्ट से। एंड सो प्रिंस भाई, थैंक यू सो मच। लाइक आपने काफ़ी सारी वैल्यूएबल इनसाइट्स एंड जो मार्केट की रियलिटी है वो आपने शेयर की, वो पॉइंट्स आपने बताए। एंड आई होप इससे लाइक जो भी अभी स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे वो डेफिनेटली इससे काफ़ी कुछ सीख करके जाएंगे एंड वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और बेटर कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सो थैंक यू फॉर या दिस अपॉर्च्युनिटी। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच गाइस। सो मैं भाई की लिंक्स वगैरह एंड यूट्यूब चैनल की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो वो जाके आप चेक कर सकते हो एंड अगर आपको कोई डाउट होता है भाई से बात करनी है तो वो आप इंस्टाग्राम पे डीएम करके या फिर मतलब जैसे भी बात करना आप भाई से कर सकते हो। तो या डेट्स ऑल।